हेलो दोस्तों। तो मेरा चैनल राहुल विद कंटेंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ और इस छोटे से मैथ के इस सेशन के माध्यम से आज हम लोग बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करने वाले हैं। दोस्तों हम इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे सेशन में लाऊंगा और आपकी सारी डॉट को दूर करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बस आप वीडियो का अंत तक बने रहें और मेरा क्वेश्चन कैसा लगा और मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। तो दोस्तों आपको पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा। पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु 3 सेकंड में 24 मीटर और 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या है। ठीक है दोस्तों, जनरली औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है। औसत चाल का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, जनरली आप सभी को पता होगा, कुल दूरी बटा कुल समय। क्या होता है भाई, कुल दूरी बटा कुल समय होता है। कुल दूरी दोस्तों कितना दिया हुआ है, 24 मीटर और 15 मीटर। कितना, 24 प्लस 15 मीटर। और दोस्तों कुल समय कितना दिया हुआ है, तो 2 सेकंड प्लस 3 सेकंड यानी कि 5 सेकंड मैं लिख देता हूँ। कितना हो गया दोस्तों, 24 और 15 39 बटा 5 इक्वल टू कितना हो गया, 7.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऐसा कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ए से बी तक एक कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा वापस की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में आपको बताना है। देखिए मान के चलिए कि ये है ए और ये है दोस्तों बी। ठीक है दोस्तों, जाते समय कितना जाता है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाता है और आते समय क्या से आता है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जितना दूरी वो तय कर रहा है उतना ही दूरी है वो वापस भी आ रहा है। दोस्तों इस तरह के प्रश्नों में इसका औसत चाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मान के चलिए अगर इसे हम ले लेते हैं x, इसे ले लेते हैं y। ठीक है, तो 2xy बटा x प्लस वाई होता है। कब, जब डिस्टेंस सेम रहेगा। तो अगर डिस्टेंस अलग अलग रहेगा तो आपको इस फॉर्मूला को अप्लाई नहीं करना है, यानी 2 गुना 60 गुना 40 बटा में 60 प्लस 40 इक्वल टू 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, यानी कितना हो गया दोस्तों, 2 छक 12, 12 छक 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल होगा। ऐसा आपको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि लड़का बार बार मोबाइल में क्या देख रहा है। तो दोस्तों ये मेरा व्हाइट बोर्ड है, आप सभी को पता है, तो मुझे क्वेश्चन देखने के लिए एक और फोन की सहारा लेनी होती है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लंबी है। इस त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसा आया हुआ है दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसकी दो भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दे दिया गया। मान के चलिए दोस्तों ये है 3 सेंटीमीटर और ये है 4। आप इसे भी 3 मान सकते हैं, इसे भी 4 मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय के आधार से, जो इसका जो ट्रिपलेट के आधार से, अगर ये भुजा 3 है, ये 4 है, इसका कर्ण कितना हो जाएगा, 5। बोल रहा दोस्तों इस समकोण त्रिभुज से बने इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए मैं इसका परिवृत्त बनाता हूँ। ठीक है, परिवृत्त बन गया। अब दोस्तों इसका पूछना क्षेत्रफल। तो दोस्तों किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें उसकी त्रिज्या की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों अगर ये परिवृत्त बन रहा है किसी समकोण त्रिभुज में, तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों में इसका वृत्त का त्रिज्या निकालने का दोस्तों फॉर्मूला होता है इस कर्ण का आधा, यानी कि 5/2 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका क्या, इसका त्रिज्या हो जाएगा परिवृत्त का। ठीक है, अब दोस्तों पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई का पाई आपको देखना ऑप्शन में कि देखिए ऑप्शन में सारे के सारे ऑप्शन में पाई दे रखा है, इसलिए हमें पाई का मान नहीं रखना है। पाई और 5/2 इंटू 5/2 यानी कि 25 पाई बटा 4। ऐसा आपको कोई सा ऑप्शन में नहीं दिख रहा होगा। इसे और ज़्यादा सॉल्यूशन करके दोस्तों लिख दिया गया है 4 छक 24 और 1/4 मतलब 0.25 यानी 6.25
पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर यहीं पे होता इसका अंतावृत्त होता, क्या अंतावृत्त होता, तो मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें उसकी त्रिज्या की जरूरत पड़ती है। तो इसके अंतःवृत्त का जो दोस्तों त्रिज्या होगा, क्या होगा? आधार प्लस लंब माइनस कर्ण बटा में 2 हो जाएगा। ठीक है, ये छोटा यार का निकालने के लिए, और ये दोस्तों बड़ा यार, ये दोस्तों है बड़ा आर, है ना। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। क्या क्वेश्चन है? एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 28 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स ने अकेले कार्य शुरू किया और 4 दिन बाद वाई उसके साथ कार्य में शामिल हो गया। तो बताना है कि पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। देखिए एक्स कितना दिन में कर रहा है भाई? एक्स कर रहा है 28 दिन में, और वाई कितना दिन में कर रहा है भाई? तो 20 दिन में कर रहा है। इन दोनों को सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे। 28 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 140 आएगा। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों? 20 सत्ता 140 और 28 बच्चे 140। दोस्तों अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक्स ने अकेले कार्य शुरू किया और 4 दिन बाद वाई उसके साथ आया, यानी कि एक्स क्या किया भाई? 4 दिन अकेले काम किया। कितनी की क्षमता से? तो एक्स की क्षमता कितनी? 5, मतलब 20 काम अकेले वाई के द्वारा किया जा चुका है। अब दोस्तों मेरा रिमेनिंग काम कितना बच गया? तो 140 में से अगर 20 को घटा देंगे तो दोस्तों मेरा रिमेनिंग वर्क मेरा कितना बच जाएगा? तो रिमेनिंग 120 बच जाएगा। अब ये 120 काम को करेंगे एक्स और वाई दोनों मिलकर करेंगे, तो एक्स और वाई दोनों की क्षमता कितनी? तो 5 + 7 = 12 दोस्तों क्षमता है। तो पूरा 120 काम को 12 की क्षमता से कितने दिनों में करेंगे? तो 12 × 120। तो दोस्तों पूछ रहा है कि टोटल कार्य कितना दिन में समाप्त हुआ? तो 10 दिन इधर प्लस 4 दिन अकेले जो एक्स कार्य किया, यानी कि 14 दिन में समाप्त होगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप डाटा को देखिएगा तो आपको बहुत इजी लगेगा, लेकिन एग्जामिनर कहाँ फंसाने का प्रयास किया है आप इसे जरा देखिएगा। ठीक है, क्या दिया हुआ है दोस्तों? A/B। क्या दिया हुआ? 3:5। B/C। दोस्तों जो नेक्स्ट है देखिए C/B दिया हुआ है, B/C नहीं दिया हुआ है, इसीलिए आप यहाँ पे फंस सकते हैं। ठीक है, तो हमें इसका उल्टा कर देना पड़ेगा, 2:3 कर देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर C/B 3:2 है तो B/C क्या हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। ठीक है, और C/D दोस्तों कितना दिया हुआ? 5:6। क्या पूछ रहा है दोस्तों इसमें? A/D पूछ रहा है। क्या? A/D पूछ रहा है। आप ऐसे में क्या कीजिएगा दोस्तों? इन तीनों का गुना कर दीजिएगा इसके फर्स्ट इनिशियल नंबर को, यानी 3 दूना 6, 6 × 30। और दोस्तों डी निकालने के लिए क्या कीजिएगा? इस 5 × 3 × 6 कर दीजिएगा, यानी 5 × 15, 15 × 6 = 90। अब यहाँ पे इसको काट पीट कर दीजिएगा, 30 × 30, 30 × 90, 1:3। तो 1:3 कौन सा ऑप्शन है भाई? तो ऑप्शन नंबर डी में है। आप इसे बारीकी से ना निकालने का प्रयास कीजिएगा, बेहतर होगा आप इस ट्रिक का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मिक्सर और एलिगेशन का। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? मिश्रण में रेत के साथ बजरी का अनुपात 17:8 है। ठीक है, रेत के साथ क्या है दोस्तों? रेत का साथ बजरी का अनुपात क्या दिया हुआ है? तो 17:8 दिया हुआ है। और नेक्स्ट बोल रहा है दोस्तों कि जबकि बजरी और सीमेंट, क्या? बजरी और सीमेंट का अनुपात क्या दिया हुआ? तो 6:17। ठीक है, अब हमें देख रहे होंगे दोस्तों आप यहाँ पे दोस्तों बजरी का रेशियो दिया हुआ है 8 और यहाँ बजरी का रेशियो दिया हुआ है 6। ठीक है, और ये दोनों में बजरी ही कॉमन है, तो हम बजरी की अनुपात को सबसे पहले बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए दोस्तों अगर हम इसका 24 बनाते हैं तो यहाँ भी हमें 24 बनाना पड़ेगा। तो 24 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों 24 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 4 से गुना करना पड़ेगा।
यहाँ पे क्या आ गया, तो 17 तिया 51 और 8 तिया 24। यहाँ दोस्तों क्या आ गया, 6 चौक 24 और 17 चौके 68। अब दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि मिश्रण में रेत और सीमेंट, ठीक है। अब इसमें दोस्तों रेत कितना है 51 और सीमेंट दोस्तों कितना है इसमें 68। क्या आ जाएगा यहाँ पे, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 3:4। 3:4 आपको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा था, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का प्रयास जरूर कीजिएगा, अगर आप पूरा फुल वीडियो को देख रहे होंगे तो। और आप इसमें से कितने क्वेश्चन को बनाते हैं वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना दमदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 20% छूट देकर भी 25% लाभ अर्जित करता है, ठीक है। यानी कि किसी भी सामान पर वो 20% छूट देता है और 20% छूट देने के बाद भी 25% लाभ अर्जित करता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा अगर उस वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपया। तो दोस्तों आप ऐसे में एक ट्रिक आप अपनाइएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या कीजिएगा, सीपी इंटू प्रॉफिट बटा डिस्काउंट इक्वल टू एमपी कर दीजिएगा, ठीक है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, नहीं तो अगर आप प्रोसेस से कीजिएगा तो आप क्वेश्चन में फंस जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन में दोस्तों सीपी कितना दिया हुआ है, तो 600 दिया हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट कितना इसको होना चाहिए 25%, तो आपको लिखना है 125, ठीक है। 125 लिखना है ताकि 100% रहेगा मेरा प्रिंसिपल और 25% प्रॉफिट। और दोस्तों डिस्काउंट कितना दोस्तों दे रहा है 20%, यानी 100 में 20% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब कितना बच रहा है 80% और बराबर एमपी कर देना है। एमपी का मतलब मार्क प्राइस होता है। अब इसे काट पीट कर दीजिए जो भी करना है, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 15 60। अगर आप दोस्तों 15 को 125 में गुना करेंगे कितना आ जाएगा 1250 और 125 पचे 625। चलिए इसे गुना करते हैं, 1250 और 125 पचे 625 कितना हो गया दोस्तों 5 7 8 1 1875 बटा में कर देंगे 2, मतलब कितना आ गया 1875 बटा 2 इक्वल टू 937.5 रुपया हो जाएगा इसका मार्क प्राइस। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। यानी कि अगर किसी भी वस्तु का हम अंकित मूल्य 937.5 रुपये कर दें, यानी कि 937 रुपये कर दें, और अगर उस वस्तु को 600 रुपये में खरीदा गया हो और अगर उस वस्तु पर आप उसे 20% का डिस्काउंट देंगे फिर भी आपको 25% का प्रॉफिट होगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन को मेंस में हालांकि पूछा जाता है, लेकिन अब इसकी जो प्रोसेस है उसे आसान कर दिया गया है और अब एग्जामिनर कहीं भी पूछ रहा है क्वेश्चन को। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है कि इनमें से कौन सा बेहतर है। अगर आपको कोई दुकानदार के द्वारा 10% और 20% का छूट दिया जाता है और अगर एक दुकानदार के द्वारा 20% और 10% का छूट दिया जाता है, दोस्तों आप ऐसे में 10 प्लस 20% बराबर 30% और 20 प्लस 10 बराबर 30%, यानी इस तरह से आपको इसे जोड़ना नहीं है, ठीक है। आपको इसे समतुल्य करना है। इसका दोस्तों समतुल्य का फॉर्मूला क्या होता है, समतुल्य का फॉर्मूला क्या होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100 होता है, ठीक है। पहला दोस्तों कितना है, तो 10% है और दूसरा 20% है, माइनस 10 गुना 20 बटा 100। 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, 10 और 20 30 माइनस 2 इक्वल टू 28% आ रहा दोस्तों। और कथन नंबर 1 से अगर हम कथन नंबर 2 को अप्लाई करेंगे तो वहाँ भी दोस्तों हमें यही पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। मैं इसे चलिए मार्कर चेंज करके लिख देता हूँ, ठीक है। यानी कि x प्लस वाई माइनस एक्स वाई इक्वल टू 100, या क्या करना पड़ेगा आपको 20 प्लस 10 माइनस 20 गुना 10 बटा 100 कर देना पड़ेगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। यहाँ पे क्या आप लिखिएगा दोस्तों 20 प्लस 10 बराबर 30 माइनस 2 इक्वल टू 28%। यानी कि मेरा इसमें से क्या ज्ञात हुआ, अरे अगर आप पहला छूट दे रहे हैं 10% और 20% का, उसमें भी आपका फाइनल छूट कितना का मिल रहा है 28% का। और अगर आप दूसरी कथन में अगर ये करें कि पहली बार अगर दिया जा रहा है 20% का और अगर दूसरी बार दोस्तों दिया जा रहा है 10% का, उसमें भी 28% का छूट हो रहा है।
ठीक है, यानी कि दोनों का दोनों एक समान है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक आदमी ने 1 रुपये में 3 संतरे खरीदे और 1 रुपये के बराबर में 2 संतरे और खरीदे। ठीक है, देखिए क्या है, 1 रुपये में एक आदमी 3 संतरे खरीदे, फिर वही आदमी दोस्तों 1 रुपये में एक जगह 2 संतरे खरीदा। दोस्तों ऐसा कभी होता है ना कि मान के चलिए कि अगर आप मार्केट गए हो, अगर आपने 1 रुपये के 3 संतरे खरीद लिए, संतरे के जगह मान के चलिए अगर नींबू हो, ठीक है, अगर आपने 1 रुपये में 3 नींबू खरीद लिया, बीच रास्ते में अगर आप आए, आपके पास फोन आ गया कि नहीं आप कुछ नींबू को और खरीद लीजिए, मान के चलिए जहाँ जो दे रहा था आपको 3 नींबू, दूसरे जगह अगर आपको 1 रुपये में 2 ही नींबू देने जा लगा, और अगर आपको सारे नींबू को बेचना है तो आपको कौन सा मेथड को अपनाना है ताकि आपको प्रॉफिट होगा, चलिए हम यहाँ पे सीखते हैं। दोस्तों हम ऐसे में क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसी क्वांटिटी को बराबर करेंगे, ना कि रुपये को। क्या बराबर करेंगे, क्वांटिटी को बराबर करेंगे। यहाँ 3 संतरे, यहाँ 2 संतरे, क्वांटिटी बराबर करने के लिए दोनों को हम 6 संतरा कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में 6 को बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सेकेंड में दोस्तों 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए तो हमें यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, ठीक है, इंटू 2 करना पड़ेगा, यार यहाँ मल्टीप्लाई 3 करना पड़ेगा। यानी मेरा दोस्तों रुपया कितना हो गया, यहाँ पे 2 रुपया और यहाँ पे 3 रुपया, कितना हो गया दोस्तों, 5 रुपया हो गया। अब 5 रुपये में हमें कितना खरीद लिए, तो 3 दूना 6 संतरा इधर से और 6 संतरा इधर से, यानी कि 12 संतरा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए उसने प्रत्येक दर्जन किस कीमत पर बेचना होगा। 1 दर्जन, तो देखिए संयोग से मेरा 1 दर्जन भी यहाँ पे निकल गया। अब ये दोस्तों मेरा 100% हो गया, हमें इस पर 20% का लाभ कमाना है। ठीक है, तो अगर मेरा 100% का वैल्यू कितना हो गया 5, तो 120% का वैल्यू क्या होगा भैया, यानी 5 गुने 120/100, है ना। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूनी 10, 2 छक्के 12, यानी कि उसे 6 रुपये में बेच देना होगा, तो उसे 20% का लाभ होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैंने आपको पहले कहा कि मैं जितना भी क्वेश्चन को लाया हूँ सारे के सारे शानदार क्वेश्चन हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परसेंटेज से है दोस्तों। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता होती है। एक परीक्षार्थी को 210 अंक प्राप्त होते हैं, परंतु वह 21 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि फेल हो जाता है। दोस्तों पास मार्क्स क्या, परसेंटेज में क्या दिया हुआ, पास मार्क्स, पास मार्क्स दोस्तों 33% दिया हुआ। ठीक है, एक बच्चा क्या करता है दोस्तों, 210 नंबर लाता है और 21 नंबर से फेल होता है। अगर उसके पास 21 नंबर और आ जाता तो 33% ला लिया रहता। यानी कि एग्जामिनर सीधे सीधे क्या बोल रहा है कि 33% का वैल्यू कितना दे दिया हुआ, 210 प्लस 21, यानी कि 33% का वैल्यू कितना दे दिया दोस्तों, 231 दे दिया हुआ है। तो दोस्तों पूछ रहा है 100% का वैल्यू क्या होगा, यानी कि परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना था, कुल पूर्णांक मतलब 100% होगा, तो 100% का वैल्यू क्या होगा, क्या होगा भाई, 231 गुना 100/33, 33 सत्ते 231 और 7 गुने 100 बराबर 700, यानी कि टोटल मार्क्स कितना नंबर का था, तो 700 नंबर का जो विकल्प संख्या सी में है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 4941 है तथा उनका लघुत्तम 81 है, तब उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे क्वेश्चनों को आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा, चैलेंज है, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो। दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होता है कि एक संख्या मान के चलिए ए है, ठीक है, दूसरी संख्या अगर बी है, तो दोस्तों इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है उसकी एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है इसके दोस्तों, एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। दोस्तों आपको इसे रट लेना है,
आपको मतलब यहाँ पे कितना वैल्यू हो गया, एक संख्या ए, एक संख्या बी, एक हो गया एचसीएफ, एक हो गया एलसीएम। आपको इसमें 3 डाटा दे देगा, एक डाटा कोई भी पूछ लेगा, ए दे दिया, बी दे दिया, एचसीएफ दे दिया, एलसीएम पूछ लेगा। एलसीएम दे दिया, ए और दे दिया, बी दे दिया, आपको एचसीएफ पूछ लेगा। ठीक है, तो अगर आपको अगर पता नहीं होगा फॉर्मूला तो फिर आप नहीं बना पाइएगा। तो क्या बोल रहे थे, दो संख्याओं का गुणनफल 4941 है, यानी कि हमें इंडिविजुअली ए और बी को दिया नहीं गया है, हमें डायरेक्टली गुना करके दे दिया गया था। हमको उससे क्या मतलब है, गुना अगर यहाँ पे जोड़ देता तो फिर उससे हम कुछ प्रॉब्लम में आ सकते थे। ठीक है, देखिए क्या किया, इन दोनों को 3941 दे दिया है ना, और जो लघुत्तम समापवर्तक है उसे दे दिया 81 और एचसीएफ को पूछा है। ठीक है, अब इसे काटा पीटी कर लीजिए, 9 9 81, 9 5 45, 9 चौके 36 और 36 8 यानी कि 9 9 81 हो जाएगा। फिर से काटिए 9 से, 9 छक्के 54 और 9 एकम 9 61, यानी कि एचसीएफ दोस्तों कितना हो जाएगा 61, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग एक क्वेश्चन और कर ही लेते हैं, इससे रिलेटेड ही है। बाकी इस क्वेश्चन के बाद हम लोग नेक्स्ट जो होगा मैं उसे आपको अगला सेशन में बताऊंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसी से रिलेटेड है क्वेश्चन। बोल रहा है कि दो संख्याओं का लसापा यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का योग 372 दे दिया हुआ। क्या दिया हुआ दोस्तों, एलसीएम प्लस एचसीएफ कितना दे दिया हुआ, 372 दे दिया हुआ है ना। बोल रहे यदि एलसीएम है वो एचसीएफ के 92 गुना के बराबर है, एलसीएम है दोस्तों वो एचसीएफ का 92 गुना का बराबर है, यानी कि अगर एचसीएफ 1 है तो एलसीएम दोस्तों कितना है 92। और जाहिर सी बात होती है कि एलसीएम की जो संख्या होती है वो एचसीएफ से कई गुना ज्यादा होती है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों अब देख लीजिए, बोल रहा है कि और एक संख्या 368 है। हम दोस्तों इसमें से सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ दे दिया हुआ और मैंने यहाँ पे इसका रेशियो को लिख लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 92 और 1 दोस्तों कितना हो गया, तो 93 हो गया। ये जो दोस्तों 93 एक्स का जो वैल्यू है, मान के चलिए इसे हम एक्स के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये 372 के बराबर है ना। अब यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए इसका यूनिट डिजिट से, तो 3 चौक 12 यानी कि 4 बार में कट जाना चाहिए, 4 3 12, 4 9 36, 1 37, हाँ चलिए 4 बार में कट गया, यानी कि मेरा x का वैल्यू क्या आ गया 4। अब दोस्तों यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो हम इससे दोस्तों 4 से गुना करेंगे और इससे भी 4 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा मेरा, आप यहाँ पे देख लीजिए, एचसीएफ दोस्तों 4 आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 9 चौक 36, 360 और 8 368। ठीक है, क्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या क्या है, पहली संख्या 368 को दे दिया है, दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या क्या है 4। 4 आपको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मेरा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते जल्दी नहीं है, लेकिन ट्राई कीजिएगा बताने का। और अगर आपने सारे क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करने के लिए वीडियो को पॉज किया होगा तो आप कितना मार्क्स को गेन किए आप जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। बाकी मेरा आपको प्रयास कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको प्रयास मेरा अच्छा लगा होगा, पढ़ाने का तरीका ठीक लगा होगा, क्वेश्चन अगर मेरा सब शानदार जानदार धमाकेदार होगा तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।